Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Preeti Singh, your educator, and today I am going to discuss a very important topic of Indian polity, that is the preamble of the Indian Constitution. This topic is very important from the perspective of prelims. Why? Because if you will be analyzing the previous year question, then you will be finding that they are asking questions each year from this topic. That's why it is very important. So what we are going to discuss in this video, first we will discuss about introductory part, that what is the meaning of the preamble. Then we'll discuss about its historical background. We'll discuss about what is written in the preamble, means text of the preamble. After that we will discuss about its components, nature, objective, and when we adopt the constitution, and we'll discuss about significance of preamble. And finally we will be discussing very important topic of this portion, that is the is preamble part of the constitution and can we amend the preamble. This question can be solved when we will be listening this and when we will be studying this two portion, that is very important portion of this topic, and it is also important from the perspective of mains. So before we continue, if you want to get PDF of my lectures, and if you want to get if you want to asking your doubts or queries related to my lectures, so you can join my Telegram channel and you will be getting Telegram link from description box. Also don't forget to press the bell icon for getting the notification of upcoming videos. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो हमारा पहला पोर्शन है वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये प्रियम्बल है क्या। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल जो टर्म यूज किया गया है इसका मतलब क्या होता है। जैसे जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स देखे थे या डीपीएसपी देखे थे या फंडामेंटल ड्यूटीज देखे थे, तो हमने सबका मतलब देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो हमारे कंट्री के हर एक सिटीजन्स को अवेलेबल है एंड इट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है एंड इट इज जस्टिसेबल इन नेचर। वैसे अगर आप प्रियम्बल की बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक समरी है। इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी कैन से इट इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू एन.ए. पाल्केविला, उन्होंने बताया कि ये जो बेसिकली आपका प्रियम्बल है, इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत शॉर्ट समरी में डिटेल में समराइज कर देता है। जैसे कि इसमें आप अगर प्रियम्बल के जो टेक्स्ट है उसमें देखेंगे तो उन्होंने टर्म यूज किया है सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, उसके बाद से उन्होंने यूज किया है सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, देन डिस्कस अबाउट बहुत से टर्म यूज किए हैं जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। तो ये क्या शॉर्ट में समराइज कर रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए उन्होंने क्या बताया कि इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अदर पीपल थे उन्होंने भी प्रियम्बल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताया। सिंपली आपको क्या याद रखना है कि इट इज द इसेंस और अ समरी एंड और द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन व्हाट इज इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फर्स्ट टाइम अगर आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वहां पे बेसिकली पंडित नेहरू द्वारा अगर आप बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया, तो बेसिकली पंडित नेहरू द्वारा इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947 फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया गया, जिसमें उन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए उन्होंने डिमांड किया। तो उन्होंने उसमें टर्म यूज किया लाइक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। एंड फाइनल जो उसका रिफ्लेक्शन है वो हमारे प्रियम्बल में दिखता है। सो व्हाट कैन वी से कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वहाँ से ही हमारे प्रियम्बल का जो ओरिजिन है वहाँ से दिखाई देता है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और सबसे पहले बेसिकली किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, बाय द पंडित नेहरू। एंड व्हाट हैपन विद द टाइम टू टाइम, एक ही बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग प्रियम्बल को अमेंड किए हैं, दैट वाज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जहाँ पे बेसिकली प्रियम्बल में 3 टर्म्स न्यू टर्म ऐड हुए, दैट इज द सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुए थे। पहला जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ तो 3 वर्ड ऐड हुए, पहला सोशलिस्ट, सेकुलर एंड तीसरा जो है हमारा इंटीग्रिटी है। अब आपको याद रखना है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री दैट इंट्रोड्यूस द प्रियम्बल। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री हु इंट्रोड्यूस द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन रिमेंबर इन शॉर्ट। नाउ हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली रिटेन इन द प्रियम्बल। फर्स्ट टर्म दैट इज यूज्ड इन द प्रियम्बल इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स हम जो कि भारत के नागरिक हैं, हैव सोलिमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एंड ऑल्सो उन्होंने बात किया है, यहाँ पे यूज किया है कि हम लोग जो है
सोली मनी इस बात को मानते हैं कि जो हमारा कंट्री है वो क्या है, सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। एंड ऑल्सो वी द पीपल ऑफ इंडिया सेक्यूर्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स इट्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल सिटीजन्स। और जस्टिस कैसा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी मीन्स थॉट ऑफ लिबर्टी, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, इन सबका लिबर्टी होना चाहिए। इक्वालिटी क्या, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्सो फ्रेटर्निटी मीन्स जो भाईचारा, ब्रदरहुड है, वो हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस करना। वाई, फॉर द एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये टर्म हमारे प्रियम्बल में यूज किया गया है। उन्होंने खुद क्लियरली बोला है कि हम जो कि भारत के नागरिक है वो इस बात को मानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे जो कंट्री वो कैसा है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। और हम लोग हर सिटीजन्स की क्या देते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में बात करते हैं। और लास्ट जो पोर्शन यहाँ पे लिखा गया है वो लिखा गया है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हम लोग 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेसिकली क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम लोग अपने यहाँ ला रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे प्रियम्बल का जो पार्ट है एक्चुअल में क्या लिखा गया है, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं और इन सब के बारे में हम लोग वेरी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है कि इट प्रोवाइड, यू कैन से कि फर्स्ट व्हाट इज दैट इट द सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी टर्म्स यूज गई है वहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हैं कि जो प्रियम्बल है इट स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। वाई, बिकॉज जो पहला टर्म यूज किया गया है वो कौन सा टर्म यूज किया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स हमारे यहाँ जो हमारा सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, हम लोग खुद हैं, हमारे यहाँ के जो सिटीजन्स हैं। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। नेचर कैसा है, वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। यहाँ पे खुद ये टर्म्स जो है ये यूज किए गए हैं। साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, टू स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल। यहाँ पे ये सारे टर्म्स यूज किए गए हैं। उन्होंने खुद बोला है कि हम लोग सारे सिटीजन को क्या प्रोवाइड करेंगे, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड हमारा इक्वालिटी। देन व्हाट दे सेड लास्ट में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किए, ऑन नवंबर 26 1949। एंड हम लोग इसको बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए कब, 26 जनवरी 1950 को। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट इट्स नेचर कि हमारे प्रियम्बल का कैसा नेचर है। तो पहला क्या है, सोवरेन। हमें पता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड फीचर जो वो क्या बात करता है कि हमारे इंडियन स्टेट जो है इसका नेचर कैसा है कि सोवरेन है। इट मीन्स क्या, ना तो एक्सटर्नली कोई फोर्स कर सकता है, ना ही इंटरनली कोई फोर्स कर सकता है इंडिया के जो भी डिसीजन लेने होते हैं। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेन दोनों के बारे में बात किया जाता है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट के पास खुद की राइट है, गवर्नमेंट इज फ्री to conduct a free election by the people and we can elect our representative directly। and also what they said कि यहाँ पे जो बाहर के जो कंट्रीज है वो हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स दैट कैन अफेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज द फर्स्ट नेचर ऑफ द प्रियम्बल। सेकेंड व्हाट दे आर सेइंग कि सोशलिस्ट कंट्री। इट मीन्स सोशलिस्ट जो है बेसिकली ये सोशलिज्म है, एक आइडियोलॉजी सोशलिज्म से डिराइव्ड हुआ है। सोशलिज्म क्या है, इट इज आइडियोलॉजी, एक फिलॉसफी है जो कि ये बताता है कि जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके अंदर होगा। मीन्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इट विल बी ऑन बाय द स्टेट। तो यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो बेसिकली जो पावर है आपका मीन्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वो किसके हैंड में लाई करेगा, इन द हैंड ऑफ द स्टेट। एंड इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है, ना ही तो कंप्लीटली कैपिटलिस्ट अडॉप्ट किया है, ना ही कंप्लीटली सोशलिस्ट अडॉप्ट किया है। हमारे यहाँ कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे स्टेट जो है बेसिकली बहुत सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उस पर उसका वो वहाँ पे उसकी ऑनरशिप होती है। एंड प्राइवेट भी यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यहाँ कौन सा इकोनॉमी है, दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। और यहाँ पे सोशलिस्ट की बात करते हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट के द्वारा बेसिकली ऑन किया जाता है। थर्ड नेचर क्या है, दैट इज द सेकुलर। मीन्स
स्टेट हैज़ नो अ पार्टिकुलर रिलीजन, हमारे यहाँ बहुत सी रिलीजन है, बट अगर आप बात करें स्टेट की, तो स्टेट की कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और ना ही एक पार्टिकुलर रिलीजन है। और ये जो यहाँ पे आपको ये पता होगा कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि वो अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको कौन साइंस कर सकता है या फिर प्रोफेस कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, इवन ही कैन प्रोपगेट। बट यहाँ पे आपका एक्सेप्ट आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है कि किसी को आप जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी रिलीजन चेंज करे। मीन्स यहाँ पे स्टेट के पास कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है। सेकंड जो आपका फोर्थ फीचर है वो क्या है, डेमोक्रेटिक। हमें पता है कि हमारे कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे हम लोग खुद अपने लीडर को खुद चूज करते हैं, जैसे कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, एंड अगर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की इलेक्शन करना है तो हम लोग इनडायरेक्टली करते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है, नेक्स्ट जो नेचर है वो है रिपब्लिक। मीन्स हमें पता है कि हमारे यहाँ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है लाइक इन द ब्रिटेन, और ना ही यहाँ पे हेरिडेटरी है, बट यहाँ पे क्या है, रिपब्लिक है। हम लोग खुद अपने, हमारे यहाँ जो भी इलेक्शंस होते हैं हम लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट कैसी है, हमारा कंट्री कैसा है, रिपब्लिक कंट्री है। और हमारे यहाँ हर 5 साल पे बेसिकली इलेक्शंस होते रहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, ना कि ये हेरिडेटरी है कि अगर आपके पापा हैं तो फिर आपके दादा हैं तो फिर पापा बनेंगे फिर आप बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली सिटीजन्स विल इलेक्ट, सिटीजन विल मेक यू रिप्रेजेंटेटिव एंड यू विल बी एलिजिबल टू बिकम द प्रेसिडेंट और सीएम और एनीथिंग। नाउ विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट। बेसिकली अगर आप ऑब्जेक्टिव बात करें कि हमारे कंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे हमें पता है कि हमारे यहाँ सुप्रीम लॉ जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ एंड ये क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी। और आपको मैंने क्या बताया कि जो ये इंटीग्रिटी है ये टर्म कब यूज किया गया था, बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। जब हमारा 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है तो वहाँ पे हमें इंटीग्रिटी टर्म को यूज किए। एंड सेकेंड क्या कि ये हर एक सिटीजन्स के अंदर यूनिटी को प्रमोट करता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद है। सो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रिटी मेंटेन करें, यूनिटी मेंटेन करें और एक ग्रेट नेशन बनाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इसको अचीव करने में मदद करेंगे। पहला जस्टिस। जस्टिस कैसा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल मीन्स क्या कि आपको सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इक्वल जस्टिस मिल रहा है सोशली। इकोनॉमिक क्या, आपको इकोनॉमिकल सेंस में मीन्स प्रोडक्शन या जो भी उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है। पॉलिटिकल मीन्स आपके जो पॉलिटिकल राइट्स है, राइट टू वोट, यहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है। इक्वालिटी क्या, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आपका जो यहाँ पे जो भी आप किसी भी कास्ट से किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्टेटस है वो इक्वल होना चाहिए। साथ साथ में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, मीन्स सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। थर्ड फीचर क्या है, थर्ड फैक्टर क्या है, लिबर्टी। जो कि लिबर्टी मीन्स लिबर्टी किस किस सेंस में, थॉट में, एक्सप्रेशन में, बिलीफ में, फेथ में एंड वर्शिप में, इन सारी चीज़ों में देखना चाहिए। एंड लास्ट जो है वो है फ्रेटर्निटी, दैट इज ब्रदरहुड। बेसिकली ये जो ब्रदरहुड है ये प्रीएम्बल क्लियरली डिक्लेयर करता है कि फ्रेटर्निटी जो है इसका टू इम्पॉर्टेंट थिंग इसका मतलब इंट्रोड्यूस होता है, शुड होता है। फर्स्ट क्या, इट इंट्रोड्यूस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और ये आपका जो इंटीग्रिटी है मैंने आपको बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हम लोग इसको ऐड किए थे। नाउ विल डिस्कस अबाउट एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या किए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हम लोग एडॉप्ट किए। बट वहाँ पे हम लोग इसको कम्प्लीटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बोल सकते हैं कि उसको एग्जिस्टेंस में कब लाए, 26 जनवरी 1950 को। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनली इन फोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। बट उससे पहले जो हमारा 1949 था वहाँ पे 26 नवंबर 1949 को अंडर आर्टिकल 394 कुछ आर्टिकल जो थे उसी टाइम से इन्फोर्समेंट हो गए थे, उसी टाइम से चालू हो गए थे। दैट इज द आर्टिकल 394, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 एंड यहाँ पे जो भी आर्टिकल दिए हैं वो कब से चालू हो गए थे, 26 नवंबर 1947 से। ऑल्सो अगर आप बात कर सकते हैं कि आपका जो 26 जनवरी था उसी को हम लोग उस डेट को ही क्यों चूज किया, जब हम लोग 26 नवंबर को इनेक्ट कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसको इन्फोर्समेंट में लाने की जरूरत 1 महीना में 2 महीने इंतजार करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा 26 जनवरी 1930 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट
इन द इंडियन हिस्ट्री। वाई? जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री टाइम था वहाँ पे बेसिकली 26 जनवरी 1930 को खुद बेसिकली हमारे यहाँ पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया गया था बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दैट्स वाई हम लोग ने डिसाइड किया गया था कि इसी डेट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करेंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंट डेट, आपको याद रखना है कि कब हमारे यहाँ एडॉप्ट किया गया और कब उसको फाइनली हम लोग इन्फोर्स किए। नाउ विल डिस्कस अबाउट इट्स सिग्निफिकेशन। सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहला क्या है कि इट इज अ बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, दैट इज इट प्रोवाइड पॉलिटिकल एंड मोरल एंड रिलीजियस philosophy and fundamental values, and also it contains grand and novel vision of the constituent assembly। हमारे जो constituent assembly थे या जो पहले के जो हमारे फाउंडिंग फादर थे उनके ड्रीम्स और एस्पेरेंस को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उस टाइम के सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने अफेक्ट किया है। ही इज नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देन अकॉर्डिंग टू पंडित ठाकुरदास भार्गव उन्होंने क्या बताया कि जो प्रियम्बल है इट इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। एंड उन्होंने ये भी बताया कि इट इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द ज्वेलरी सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रॉपर यार्ड स्टिक विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में जो भी लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको देख के हम लोग जान सकते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो अगर आप पहला केस देखते हैं इन बारबरी केस, तो उन्होंने उस जजमेंट में क्या बताया कि आपका जो बेसिकली प्रियम्बल है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट इज नॉट इन्फोर्सिबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। बट अगेन इन केस वन एंड द भारती केस उन्होंने अपना जजमेंट जो था उसको फिर से रिवर्स कर दिया और कोर्ट ने क्या बताया कि प्रियम्बल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट फाइनली इन 1995 केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ स्टेट, एलआईसी ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या बताया कि प्रियम्बल जो है इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सिबल इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। यहाँ पे 3 बार चेंजेस आई है एंड फाइनली अभी क्या है, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नाइदर we cannot say कि it is not the part of the constitution and also we cannot say it is a part of the constitution, but we will say it is integral part of the constitution। then is it part of the amendment? so पहला और आखिरी जो हमारे यहाँ तक अमेंडमेंट में चेंजेस हुआ है वो एक ही बार हुआ है, दैट वाज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। वहाँ पे जब केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था तो उसके बाद से हम लोगों ने प्रियम्बल को क्या माना था कि प्रियम्बल जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो डेफिनेटली हम लोग उसको अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। हम लोग अमेंडमेंट के बारे में पढ़े थे कि अगर कोई भी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो हम लोग इसको बेसिकली अमेंड कर सकते हैं। तो वैसे ये भी आया था, बट अगेन जब हमारा बेसिकली 1995 में जजमेंट आया, जब बोला गया कि प्रियम्बल जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, तो उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं है कि ये डायरेक्टली इन्फोर्सिबल होगा कोर्ट में। तो एक ही बार हमारे यहाँ अब तक अमेंडमेंट हुआ है, दैट वाज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और वहाँ पे 3 टर्म यूज किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और वहाँ पे जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर है बेसिकली ये सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक के बीच में यूज किया गया था, एंड यूनिटी ऑफ नेशन के बदले वहाँ पे क्या चेंज कर दिया गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सो दिस इज ऑल or whole about the preamble of the constitution. I hope you all guys understand. So thank you so much everyone for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe my channel for getting the notification of upcoming videos.